जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है मैं रसगुल्लों में इस पे बात करता हूं। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग बेसिकली देखेंगे कि खाने के बारे में देखेंगे। अब जैसे मैं खाने के बारे में मैं बात करता हूं तो जाहिर सी बात है कि मेरे कुछ शेर हैं या कुछ मेरी ऐसी शेरनियां हैं या मेरे रसगुल्ले हैं जिनके मुंह में पानी जरूर आता होगा। अगर मैं केवल बोलूं खाना तो मन में आपके पास एक चीज का इमेजिन होगा, जो भी चीज आपको पसंद है आप उसके बारे में सोचने लगोगे। अगर किसी को मैं बोल सकता हूं चाइनीज फूड पसंद है, किसी को इंडियन फूड पसंद है या किसी को वेस्टर्न फूड पसंद है तो उसके बारे में सोचना या उनके बारे में कल्पना करने का चाहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि चाउमीन का नाम आपने सुना होगा, मैं अगर पास्ता का बात करूं आपने उसका नाम सुना होगा, या मैं बोल सकता हूं ऐसे फूड जो हम लोग बोलते हैं चाइनीज फूड है जो जल्दी बन जाता है, जैसे अभी मैगी आता है, ठीक है। तो इस टाइप के फूड के बारे में आपने नाम सुना होगा। आपने कुछ तरह के सब्जियों का भी नाम सुना होगा, जैसे टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, या फूल गोभी का बात कर लो, या और भी तरह के जितनी भी चीज जो आप डेली बेसिक पे यूज करते हो। अब मैं अगर बोलूंगा कि आपने देखा है तो आप जाहिर सी बात बोलोगे हाँ सर हमने तो देखा है। लेकिन मैं रसगुल्लो कभी आपने एक चीज का नोटिस किया है कि ये जो जितने भी सब्जी हैं, चाहे मैंने जितने भी अभी खाना का मैंने नाम लिया, चाहे आप चाउमीन का बात कर लो, चाहे आप पास्ता का बात कर लो, चाहे आप मैगी का बात कर लो, ये हमारे देश के साथ साथ बाकी जितने भी विश्व के देश हैं सभी देशों पे ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। बाकी नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है तो सेम चीज। तो क्या कभी आपने सोचा है सर, क्या कभी आपने इस चीज का दिमाग लगाया है कि हमारे देश में मौजूद है तो फिर बाकी देश में ये कैसे पहुंचा? मेरा सिंपल सा बोलने का फंडा है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई वस्तु मौजूद है तो ये आपके क्षेत्र से दूसरे के क्षेत्र में कैसे गया, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि चाहे आप आलू का बात कर लो, टमाटर का बात कर लो, या आप जो भी झटपट बनने वाले यानी कि जो तुरंत बनने वाले जितने भी फास्ट फूड है उनका भारत तक कैसे आया या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो वैश्वीकरण पे चल रहा है, वैश्वीकरण पे तो चल रहा है, लेकिन चैप्टर क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यानी कि आज से हम लोग 50 वर्ष पीछे जाएंगे और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो वैश्वीकरण प्रभाव से जुड़े थे। मैं हम लोग को क्या देखना है इस चैप्टर में कि आज से अगर हम लोग 50 साल पीछे जाएंगे मेरे रसगुल्लो, तो लोग जो है वो वैश्वीकरण से किस प्रकार जुड़े थे, हम लोग इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पिछला जो टॉपिक था तो हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था, एक तो सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था, और सिल्क रूट के भी दो प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। एक जो था वो क्या था मेरे रसगुल्लो, वो आपका समुद्री मार्ग के द्वारा, दूसरा हम लोगों ने देखा था स्थल मार्ग के द्वारा। और पूरा जो विश्व है मेरे रसगुल्लो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, बॉन्डिंग है किसी ना किसी तरह से। हम लोगों ने रास्तों के माध्यम से देखा, जैसे हम लोगों ने चीनी पोएट्री का बात किया कि चीनी मिट्टी से बनने वाले जितने भी कटोरियां होती हैं वो देखो पूरे विश्व में बिकते हैं, तो इनकी उत्पत्ति चीन में हुई। हम लोग जैसे बौद्ध धर्म के बारे में बात किया कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति तो भारत में हुई, लेकिन आज देखो पूरे विश्व के लोग बौद्ध धर्म को मानते। तो ये जो पूरा फैला ये कहीं ना कहीं रास्तों के माध्यम से फैला। जब लोग व्यापार करने के लिए, जब लोग काम के तलाश में, या जब लोग मन की शांति के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे, तब उनके द्वारा जो संस्कृति है या जो उनकी मूल विचारधारा है वो सब क्या होता होगा, विभाजित होता होगा। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप चैनल पे नए हो, प्रीतम एकेडमी को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो सबसे पहले पीछे की वीडियो को जरूर देखो मेरे रसगुल्लो, तब जाके आपका ये पॉइंट समझ में आएगा। और अगर नए हो दोस्तों रसगुल्लो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देनी है। अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक का। तो हम लोग बेसिकली आज का जो टॉपिक है इसमें हम कि भोजन की यात्रा के बारे में, कि जिस तरह से धर्मों का प्रचार हुआ, जिस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान आज से 50 साल पहले या अभी आप लोग देख सकते हो हुआ है, यहां तक कि बीमारियों का आदान प्रदान हुआ, तो उसी तरह आज से 50 साल पहले किस तरह से भोजन का या खाद्य पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में क्या क्या प्रक्रिया जो है वो सामने आई, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसी चीज के बारे में जो आज हमारे जिंदगी में डेली बेसिक का मैं बोल सकता हूं दिनचर्या बन गया, कि बिना वो खाए
हम लोग नहीं होता है कि बिना खाए हजम नहीं होता, उसी टाइप का कि हम लोग उनका उपयोग तो करते ही। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आलू का बात करेंगे। जी हाँ, मैं पोटैटो का बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो आलू है ये भारत में कैसा है इसके बारे में बात करेंगे। और एक वर्ड और एक खाने का है एस्पेघेती। एस्पेघेती का अर्थ जाहिर सी बात है हम लोग चाउमीन का नाम जानते हैं ना, वो चाउमीन को ही क्या बोलते हैं, एस्पेघेती। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से वस्तुओं के आदान प्रदान से हमारा पूरा देश वैश्वीकरण प्रभाव से बंधा हुआ है मेरे रसगुल्लो, उसी प्रकार मैं बोल सकता हूं कि हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो दूर देशों के बीच में क्या करते हैं, ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है ना, इसके बारे में कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि केवल मैं इंडिया का बात करूं तो आपको पता है कि इंडिया में वेस्टर्न साइज में होता है कि उधर इडली सांभर इस तरह की चीजें जो है ज्यादा प्रचलित है, और हमारे इधर तो आपको पता है इधर का जो भोजन है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इडली और सांभर को खाते हैं, जब हम लोग अपने एरिया में इडली खाते हैं तो हमें उस तरह का फ्लेवर जरूर महसूस होता है मन में कि हम लोग वेस्ट इंडियन जगहों पे, या डोसा जब खाते हैं तो हमको लगता है कि हम लोग मद्रास साइड में हैं, या जब बड़ा भाव खाते तो जाहिर सी बात है कि मुंबई का जो फीलिंग होता है वो कहीं ना कहीं अंदर में आता है। यही संस्कृति होती है। जैसे हमारा कल्चरल है कि हम लोग जैसे हम लोग इडली खाते हैं तो इडली के साथ क्या होता है, सांभर देना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की संस्कृति है। तो उसी तरह से हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या जितने भी तरह के खाने वाले वस्तुओं का हम लोग सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक देश या दूसरे देश के जितने भी रहन सहन के तरीके हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग उसके साथ एडॉप्ट करते हैं, उसको भी हम लोग अपने अंदर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ है वो दूसरे देशों के बीच में हम लोग बोल सकते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। कि मैं अगर कोई डिश जानता हूं बनाने के लिए तो मैं क्या करूंगा, वो डिश मैं आपको सिखा दूंगा। तो मेरा बनाने का जो संस्कृति है वो मैं आपने सीख लिया, और आपको कोई डिश आता है बनाना तो आप क्या करोगे, मेरे को बता दोगे कि सर ये डिश ऐसे बनता है। तो कहीं ना कहीं आपने आपके बनाए हुए तरीकों की जो आपकी जो संस्कृति है उस डिश को बनाने का वो भी मैं क्या किया, हमारे साथ शेयर किया। तो इस तरह से क्या होता है कि जब खाद्य पदार्थ एक देश से दूसरे देश में पहुंचा तो साथ साथ में वहां की जो संस्कृति है वो भी क्या हो गया, वहां पे आदान प्रदान की गई। बात क्लियर यहां तक? अब समझिएगा, कुछ उदाहरण पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो खाद्य पदार्थ है मेरे रसगुल्लो, ये किस तरह से हमारे इन क्षेत्रों में आया और किस तरह से ये बाकी क्षेत्रों में फैला। तो समझिएगा कि आप अगर मान लो कि मैं आपका घर घूमने के लिए जाऊंगा या मैं आपके घर कुछ सामान बेचने के लिए जाऊंगा, तो यही दो कारण हो सकता है मेनली, या तो बहुत से लोग जो व्यापारी थे उनके द्वारा, या मैं बोल सकता हूं कि बहुत से मुसाफिरों के द्वारा जो घूमने के लिए आए थे उनके द्वारा क्या किया गया होगा कि आज जितने भी तरह के खाने के सामान आप देखते हो, चाहे आप मैं बोल सकता हूं सी फूड का बात कर लो, या चाइनीज फूड का बात कर लो, या वेस्ट इंडियन फूड का बात कर लो, इंडियन फूड का बात कर लो, या कहीं के भी खाद्य पदार्थ का बात कर लो, तो ये जो एक जगह से दूसरे जगह आया है तो कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के माध्यम से और मुसाफिरों के माध्यम से ही आया होगा। बात क्लियर है? अब समझिएगा कैसे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी व्यापारी या कोई भी मुसाफिर क्या करता होगा, जब एक जगह से या दूसरा जगह क्या करता होगा, जाता होगा। अब जाहिर सी बात है व्यापारी व्यापार करने के लिए बहुत क्षेत्रों में जाता है, उसी तरह जो मुसाफिर होता है घूमने के लिए बहुत क्षेत्र जाते हैं। तो जब ये मुसाफिर और व्यापारी अलग अलग जगह जब जाते होंगे तो जाने अनजाने क्या करते होंगे, हो सकता है कि मैं क्या किया हूं कि मैं आपका स्टेट गया हूं व्यापार करने के लिए, या मैं बोल सकता हूं घूमने के लिए मैं गया हूं, तो मैंने क्या किया कि हमारे इस क्षेत्र में एक मैं बोल सकता हूं कि एक आम जो है या मैंगो की एक प्रजाति है जो केवल मेरे क्षेत्र में पाई जाती है, आपके क्षेत्र में नहीं पाई जाती। आप ऐसा इमेजिन कर लो। तो अगर हम लोग इस क्षेत्र का, अगर मैं वो आम लेके आपके स्टेट पे गया और मैं खा रहा हूं, तो क्या मैं गुठली जो है वो क्या मैं पॉकेट पे डाल के लेके आऊंगा कि नहीं मैं आपको नहीं दूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो वो गुठली में खा के क्या करूंगा, वहीं कहीं पे फेंक दूंगा। तो अगर उस गुठली को उपयुक्त वातावरण मिल जाएगा तो फलेगा फूलेगा और उस तरह का आम का एक प्रजाति वहां पे बना देगा। अब बोलोगे हाँ चलो मैंने ये बात मान लिया, या मान लो कि मेरे इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कोई फूल पाई जाती है, फूल की प्रजाति पाई जाती है। अब मैं फूल बेचने वाला मैं व्यापारी हूं और मैं आपका क्षेत्र वो फूल लेके गया, तो आप वो अच्छा है सुंदर है आप खरीद लिए। तो खरीदने के बाद क्या करोगे, हो सकता है कि उस फूल से जो बीज निकला उससे एक नया पेड़ का निर्माण हो गया, जिससे आपके क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र की जो फूल पाई जाती थी आपके क्षेत्र में विकास हो गया।
हो सकता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ गुरुजी एकदम 100% हो सकता है। तो हो सकता है कि जब ये व्यापारी या मुसाफिर एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे अपने वस्तुओं को बेचने या घूमने के लिए, तो जाने अनजाने क्या करते होंगे, वहां पे नए फसलों के बीज को क्या करते होंगे, बो के आ जाते होंगे और उसी से उन सारी चीजों का क्या होता होगा, निर्माण होता होगा। आप बोलोगे हाँ मेरे को तो समझ में आ गया। अब आप समझिएगा कि जैसे आज पूरे दुनिया में इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि आज पूरे दुनिया में क्या है कि जो झटपट रेडी होने वाला जो खाद्य पदार्थ है, यानी कि तुरंत 2 मिनट वाला नहीं होता, आपने 2 मिनट का प्रचार सुना होगा यूपी नूडल्स का, है कि नहीं, कि 2 मिनट में वो रेडी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे दुनिया में ये जो तुरंत बनने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ है ये पूरे दुनिया में छाया हुआ है। और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है खाने का, मैं बोल सकता हूं कि पूरे विश्व में इसके वैश्वीकरण का। क्योंकि आप कोई भी देश चले जाओ, इवेंटली कोई भी देश, ऐसा नहीं कि मैं केवल भारत का बात कर रहा हूं, चाइना का बात कर रहा हूं, आप पूरे विश्व में किसी भी देश में चले जाओ तो ये जो झटपट रेडी होने वाले जो सामान होता है, जो तुरंत बन जाते हैं, जिसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, तो वो सारे जो सामान है मेरे रसगुल्लो, वो क्या आपको देखने को मिलेगा, वो ज्यादा मात्रा में चलता हुआ महसूस होगा। तो इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं तो हुई होगी, लेकिन आज ये पूरे विश्व में चल रहा है, तो ये जो कहीं ना कहीं इसका उत्पत्ति हुआ और आज ये भारत में भी चल रहा है, आप बाकी देशों में भी जाके बोलोगे, हमारे नल्ला पाकिस्तान देश में भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चलने का जो सिलसिला है ये वैश्वीकरण का एक सटीक सा उदाहरण है मेरे रसगुल्लो। और यही वैश्वीकरण क्या कराता है, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेरे रसगुल्लो। अब आप समझिएगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि आप बहुत से मेरे रसगुल्ले बोलेंगे कि झटपट तैयार होने वाले कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है सर, तो आप एस्पेघेटी का नाम आपको बोला तो मैंने क्या बोला, इसका मतलब चाउमीन होता है। चाउमीन होता है ना, चाइनीज फूड होता है, जिसमें बहुत से लड़की लोग घर वाले बोलते होंगे कि ये तुम क्या खा रहा है ना, इतना लंबा लंबा जैसे जोंक टाइप का, या मैं बोल सकता हूँ केचुआ टाइप का थोड़ा दिखता है ना। तो वो जो एस्पेघेटी का बात कर लो, या हम लोग नूडल्स खाते हैं उसका बात कर लो, या पास्ता खाते हैं, तो ये सभी क्या होता है, जल्दी जल्दी रेडी होने वाले कुछ खाद्य पदार्थ है और ये जो है पूरे विश्व में चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो मैं बोल सकता हूं, जो हम लोग चाउमीन का बात करते हैं, या कहीं ना कहीं चाइनीज ट्रेडिशन का, या मैं बोल सकता हूं कि ये चाइनीज लोगों का खाना था, तो जब हम लोग इसको यहाँ पे खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो संस्कृति थी कि ये खाना चाहिए, हम लोग कहीं ना कहीं उसको आप एडॉप्ट कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, है ना। जैसे नूडल्स का बात कर ले, पास्ता का बात कर ले, तो सेम चीज, सेम वैरायटी है। बात समझ रहे हो मेरी बात है। अब आप समझिएगा कि जैसे माना जाता है कि ये जो नूडल्स है, ये चीन से जो हमारे पूरा जो पश्चिम देश है, ये जो नूडल्स है वो चीन से पूरे पश्चिम देशों तक फैला, और पश्चिम देशों से मैं बोल सकता हूं कि भारत तक क्या है, आया होगा। अब मान लो कि आपका ये पड़ोसी है मेरा रसगुल्ला, और ये क्या करता है, ये रसगुल्ला बनाता है, आप उसके बगल में रहते हो, तो जाहिर सी बात है कि ताका झाकी में, देखा देखी में आप भी वो चीज सीख जाओगे ना। आप बोलोगे हाँ, तो यार कितने दूर हैं ये जो चाइनीज वाले लोग हैं, या ये जो चीन वाले लोग हैं, वो हमसे कितने दूर, कुछ ही कोस के तो दूर में ही है। तो वो लोग जब बनाना सीखे तो वैश्वीकरण प्रभाव, या मैं वहां पे गया, मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा है, क्या है मैं देख लेता हूं, और मैंने वो क्या किया, वहां से मैंने देख के आज हम लोग मोमोज खाते हैं ना, तो मोमोज भी क्या है, वही का बना हुआ ट्रेडिशन है। जो कोई गया होगा उस क्षेत्र में घूमने के लिए या व्यापार करने के लिए, देखा ये क्या है, थोड़ा मुझे भी बता देना इसका रेसिपी, उसने देख लिया। और आजकल जमाने में तो यूट्यूब पड़ा हुआ है यार, खोजो ना सब कुछ मिलेगा, नहीं होता, यहां ढूंढने से सब मिलता है। तो उसी तरह से मैं अगर नूडल्स का बात करूं, जब मोबाइल्स नहीं थे तब, तो नूडल्स और जितने भी नूडल्स जो हैं, ये इनका निर्माण चीन में हुआ था, और चीन से ही क्या हो गया, बाकी देशों में पहुंचा। और यही नूडल्स से ही मैं बोल सकता हूं कि जो एस्पेघेटी है, यानी कि जो चाउमीन है, उसका निर्माण हुआ है। तो अब समझिएगा, अब जैसे हम लोग पास्ता का बात करते हैं, तो पास्ता का एक कहानी है कि पास्ता अरब देश के साथ, पास्ता जो है ना वो चीन का खाना नहीं है, वो अरब देशों की, यानी कि अरब कंट्रियों का जो खाना है तो पास्ता है। और उनके साथ मैं बोल सकता हूं कि 5वीं शताब्दी में एक इटली का टापू है जिसका नाम है सिसिली। क्या नाम है, सिसिली। तो सिसिली टापू तक पहुंचा और वहां के बाद पूरे विश्व में पहुंचा। तो मेरा बोलने का मतलब है मेरा रसगुल्ला, कि कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि नूडल्स
मूल रूप से, या मैं बोल सकता हूं मूल रूप से कहां का खाद्य पदार्थ है, तो आप क्या बोलोगे? चाइनीज लोगों का। पूछा गया स्पेघेटी का निर्माण कैसे हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि नूडल्स के द्वारा ही स्पेघेटी का निर्माण हुआ, जब यह पश्चिम देशों में क्या पहुंचा? नूडल्स पहुंचा। या कभी क्वेश्चन आएगा कि पास्ता किस मूल देशों का खाद्य पदार्थ है, तो आप बोलोगे कि अरब के लोगों का है, जो 5वीं शताब्दी में कहां पहुंचा? इटली पहुंचा। और इटली के एक टापू का नाम क्या है? सिसिली। कौन सा? सिसिली टापू पे वो पहुंचा था। अब यहां तक तो बात क्लियर है। अब इसी तरह जिस तरह से ये नूडल्स का बात कर लो या स्पेघेटी का बात कर लो, यानी कि मैं चाउमीन का बात करूं या पास्ता का बात करूं, तो जिस तरह से ये मुसाफिरों के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा पूरे विश्व में, या मैं बोल सकता हूं इन क्षेत्रों में पहुंचा, तो उसी तरह से उन क्षेत्रों के जो व्यापार करने वाले लोग हैं या उस क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं, जब भारत आए होंगे, जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही क्या गया होगा कि भारत और जापान जैसे क्षेत्रों में भी इन सारे चीज, चाहे मैं पास्ता का बात करूं, नूडल्स का बात करूं या चाउमीन का बात कर लूं, वो भी क्या होगा? हमारे क्षेत्र में आया होगा। आप बोलोगे हाँ गुरुजी, आप तो समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आप चाउमीन खाते हो, पास्ता खाते हो, तो जानना तो जरूरी है ना कि ये मूल रूप से किस जगह का, किस ट्रेडिशन का खाना है। आज आपको तो पता चल गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसका कारण का बात करें कि किस कारण से आज भारत और जापान में भी इस तरह के खाने पाए जाते हैं, तो मैंने आपको पहले बोला कि आधुनिक काल से पहले अगर मैं बात करूं, तो दूर के देशों के बीच जो सांस्कृतिक लेन देन था ना, संस्कृति का आदान प्रदान, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो हैं वो हमें क्या सिखाया है? इन खानों के बारे में सिखाया है। तो यहां तक तो बात क्लियर है। अब मैं रसगुल्लो कुछ और मैं आगे बात करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी सब्जियां हैं जो हमारे साथ साथ और कई देशों में उगाई जाते हैं। जैसे मैं बात करूं आलू का, जैसे मैं बात करूं सोयाबीन का, मूंगफली का, या मैं मक्का का बात करूं, या टमाटर का बात करूं, मिर्ची या शकरकंद का बात करूं। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आप तो फल वाले हो गए, या फल वाले नहीं हो, मेरी बात सुनो, सब्जी वाले हो गए, मैं वो नहीं हूं। तो अगर मैं बात करूं आलू का या सोया का, या मैं मूंगफली, मक्का, मटर, मिर्ची या शकरकंद, जितने भी तरह के फल या सब्जी का नाम जानते हो, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ साथ और बाकी देशों में फैला। भी वर्तमान समय में तो मान सकते हैं कि ट्रेडिशन के कारण, लेकिन आज से 50 साल पहले भी इनकी उत्पत्ति उन क्षेत्रों में हुई है। तो ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग इस पे बात करते हैं मेरे रसगुल्लो। तो अगर मैं बात करूं इनकी उत्पत्ति, तो आज से अगर हम 500 साल पहले जाएं, तो हमारे पूर्वजों को इनके बारे में नॉलेज नहीं था कि आलू नाम का भी कोई चीज होता है। कब? मैं 500 वर्ष पहले का बात कर रहा हूं, आज से 50 वर्ष का नहीं बात कर रहा हूं, 500 वर्ष पहले। तो आज से अगर मैं 500 वर्ष पहले जाऊं, तो हमारे पूर्वजों को पता ही नहीं था कि ये आलू क्या होता है, सोयाबीन क्या होता है, मूंगफली क्या होता है, मक्का क्या होता है, या मैं बात करूं टमाटर क्या होता है, मिर्च या शकरकंद जैसी चीज जो हुआ करते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, उनको पता नहीं था। उनको बस गेहूं और चावल से पता था। और भारत में हार्डली में बात करूं तो इनको कपास का भी नॉलेज नहीं था। बाद में पता चला कि यहाँ पे कपास का भी उत्पादन हो सकता है। तो इस तरह का बात था। तो लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आलू, सोया, मूंगफली या जो भी मैंने अभी सब्जियों का नाम लिया, इनकी उत्पत्ति भारत में किन कारणों से हुआ, इसका बारे में बात करते हैं। या मैं बोल सकता हूं कि यूरोप और जो एशिया का जो पूरा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कैसे ये सारे जो चीजें होते हैं वो फैला, ये कैसे पॉसिबल है? तो माना जाता है कि एक व्यक्ति था, आप लोगों को नाम जानते हुए, क्रिस्टोफर कोलंबस करके एक व्यक्ति का नाम था। कोलंबस ही था जिसने अमेरिका का खोज किया था। क्वेश्चन आता है मेरे रसगुल्लो कि किस व्यक्ति ने अमेरिका का खोज किया था? तो आप क्या बोलोगे? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो समझिएगा कि हो सकता है, माना गया कि ये जो खाद्य पदार्थ है, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, तो हो सकता है कि जब क्रिस्टोफर हमारे देश आया होगा या बाकी और कोई देश में घूमा होगा, तो वहां पे देखा ये अजीब सा चीज है, ये क्या चीज है, उसको उठा के अपने ठेले पे भर लिया होगा। या हमारे क्षेत्र आया होगा, यहाँ पे आलू उसको मिल गया होगा, यार ये तो अजीब चीज है, वो उसको भर लिया होगा। तो ऐसे करके अपना झोली को क्या क्या करता गया, भरता गया। तो माना गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात द्वीपों में पहुंचा। किसमें? गलती से उन अज्ञात द्वीपों में पहुंच गया, जिसको बाद में क्या किया गया? अमेरिका के नाम से जाना गया। और हो सकता है कि उस थैला में, वो जो थैला था ना अपने पास जो रखा था, उस थैले से क्या होगा, वो सारे चीज गिर गए होंगे, या किसी कारण से वो कोलंबस वहां पे जब बस गया, तो उन चीजों से उसने इन सारे फसलों का निर्माण करने के लिए सोचा, और हो सकता है कि उसके कारण ये सारे फल का उत्पादन हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि हमारे देश में तो ये सारे चीज हैं, तो अमेरिका तक ये कैसे पहुंचा? तो हो सकता है कि कोलंबस जब पूरे विश्व का दौरा कर रहा था, तो हमारे किसी क्षेत्र में घुसा और वहां की जो
प्रमुख फसलें हैं उनको झोला में डालते गए, और हो सकता है कि वो एक अज्ञात जगह जो था अमेरिका वहां पे पहुंचा, और वहां पे पहुंचने के बाद हो सकता है कि वो अपने से उन सारे चीजों का या गलती से उन सारे चीजों को का क्या कर दिए होंगे, उपयोग कर दिए होंगे फसल बनाने में, और वहीं से फिर ये सारे चीज जो है पूरे विश्व में फैल गया। पॉसिबल है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर एकदम पॉसिबल है। तो यही बात था। अब हम लोग बात करेंगे कि इसी के कारण आप देखोगे ना कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अमेरिका और कैरिबियाई जो द्वीप समूह है, यानी कि मैं बात कर सकता हूं कि ये जो अमेरिकन और जो इंडियन है से भी हमारे पास आया है। क्योंकि कारण है ना, जिस तरह से अगर मान लो कि कोलंबस बाकी द्वीपों से घूमकर जब वो अमेरिका पहुंचा तो वहां तक पहुंचा, तो हो सकता है कि ऐसा कोई आदमी जब भारत आया होगा घूमने के लिए तो भी क्या किया होगा, इन सारे चीजों को उठा के अपने थैला में भर के लेके आया होगा, फिर यहां जाकर उसका फसल किया होगा। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। आप बोलोगे हाँ, तो इसे इसलिए बोल सकता है कि अमेरिका का बात कर लो या कैरिबियाई देशों का बात कर लो, इन सारे देशों में भी हमारे जैसे या अमेरिका जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं, उन तरह के फसलें पाई जाते हैं। अब मेनली मैं बात करता हूं आलू के बारे में। एक हमारे क्षेत्र में कहावत है कि जो आलू खाता है ना वो बहुत ज्यादा चालू होता है। क्या है कि जो आलू खाता है वो बहुत ज्यादा चालू होता है। थोड़ा हम लोग आलू की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं कि जो बोला गया ना कि भारत के एरिया में या झारखंड के एरिया में ये गरीब फैमिलियों का मैं बात कर रहा हूं, जो मिडिल क्लास फैमिली का है, आप उसको कुछ दो या ना दो, इनके पास तीनों टाइम में आलू का सब्जी जरूर मिलेगा आपको। हमारे पास आलू के बहुत तरह के वैरायटी का हम लोग सामान बनाते हैं। तो हमारे यहां अगर आप आलू के बारे में अगर नहीं जानते हो तो मुझे लगता है कि आप आलू को खाना ही छोड़ दो, मेरा जो मानना है। तो पहले हम लोग आलू के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह से नए नए चीजों का जब पूरे विश्व में व्यापारिक लोगों के माध्यम से या मुसाफिरों के माध्यम से जब विस्तार होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे फसल भी हैं जिनका उस क्षेत्र में पहले कुछ नामो निशान नहीं था, लेकिन बाद में जब उनकी उत्पत्ति उस क्षेत्र में हुआ तो कहीं ना कहीं वो फसल उस क्षेत्र के लिए एक, मैं बोल सकता हूं कि जिस तरह से नहीं होता है कि एक अंधा आदमी को आंख मिल जाना, प्यासे को पानी मिल जाना, भूखे हुए को खाना मिल जाना, इस तरह की जो चीजें होती हैं, यानी कि सोच नहीं सकते हैं कि उसकी कल्पना कैसी हो सकती है। तो उस तरह से जब नए नए फसल किसी ऐसे ऐसे क्षेत्र में गए जहां पे उनकी अहमियत या उस फसल की कीमत बहुत अधिक हो गई, तो उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। उसी तरह का एक फसल था आलू, जिस क्षेत्र में जब ये आलू मान लो कि हमारे क्षेत्र में था, बाद में किसी एक क्षेत्र में गया तो वहां पे उस तरह की स्थिति पैदा हो गई कि उनको लगा कि अब आलू ही उनकी जिंदगी को क्या कर सकती है, संवार सकती है, यानी कि आलू ही उनकी जिंदगी को क्या कर सकती है, चालू कर सकती है। ऐसा बात था मेरे रसगुल्लो। तो ध्यान से सुनना कि जब आलू का इस्तेमाल शुरू होना हो, जब आलू का इस्तेमाल शुरू करना लोग शुरू कर दिए, तो सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो जो यूरोप के जो गरीब लोग हैं ना, यूरोप के जो गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में इस आलू के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला। सोच के देख लो रसगुल्लो, हम लोग आलू खाते हैं, लेकिन जो व्यापार करता है उसके लिए देखो आलू कितना महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ अगर एक दिन आलू ना मिले तो हमारी सब्जी की वैरायटी घट जाती है। तो कहीं ना कहीं जब आलू का निर्माण, जब आलू का उत्पन्न करना शुरू किया गया फर्स्ट टाइम, तो उस समय यूरोप के कुछ गरीब परिवारों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई आलू के कारण कि पूछो ही नहीं। तो किस कारण से इनको आलू से इनकी जिंदगी बदली, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आलू आने से इनको एक बेहतर भोजन मिलना शुरू हो गया और इनको किसी तरह का पोषण का शिकायत जो था, एक कुपोषण में बोल सकता हूं, नहीं होने लगा। हमारे क्षेत्र में देखो आलू का कितना वैल्यू है, हम लोग हर चीज में आलू खाते हैं, हर चीज में। यार कोई भी सब्जी बना दो तो आलू, 12 बजे आलू खाते हैं, दोपहर को आलू खाते हैं, शाम को आलू खाते हैं, हर समय आलू खाते हैं। तो जब उस क्षेत्र में आलू गया होगा, जिस क्षेत्र में गरीब लोगों को खाने के लिए सोचना पड़ता था कि महंगी चीज हम लोग कैसे खाएंगे, लेकिन जैसे आलू आ गया तो कहीं ना कहीं उनकी भोजन जो है बेहतर हो गई, उनकी जो पोषण तत्वों की जो कमी थी वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा था। साथ में जब किसी व्यक्ति को पोषण ठीक से मिलेगा ना मेरे रसगुल्लो, खाना ठीक से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों की जो औसत उम्र है ना वो इजाफा हो गई। अब सोच लो, पेट तो भर जा रहा है, आप जिंदा भी रह रहे हो और आलू को बेच को पैसा भी कमा रहे हो, कितनी अच्छी बात है ना। तो इसी तरह का चीज है जो बदलाव आया पूरे यूरोप के देशों में। एक उदाहरण का मैं बात करता हूं रसगुल्लो, ध्यान से सुनना। ये जो आयरलैंड वाला जो इलाका है ना, तो आयरलैंड के काश्तकार, ऐसे आयरलैंड के लोग जो लोग क्या बनाते थे, मैं बोल सकता हूं कि वो लोग कारीगर होते थे। क्या होते थे? कारीगर। जैसे मिट्टी का बर्तन बना देना या कुछ ऐसे चीज बना देना जो कारीगरी होता है। तो ये जो गरीब काश्तकार थे ना, ये लोग आलू से इस प्रकार
मैं बोल सकता हूं मिले हुए थे, या आलू से इस प्रकार की इनकी संबंध था कि जब अकाल पड़ा, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आयरलैंड में 1840 में आलूओं पर अकाल पड़ा, यानी कि आलू की जो उत्पत्ति थी वो उनके फसल खराब होने के कारण, डेट रखिएगा 1840 में, तो लाखों लोग क्या हो गए इस वजह से भूखे मरने लगे। मैंने क्या बोला कि आलू से तो उनकी जिंदगी बदली। एक उदाहरण मैंने बोला मैं रसगुल्लो कि आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार फैमिली के लोग हैं, ये लोग आलू पे इतने निर्भर थे कि जब 1840 में आलू के फसल पर बीमारी आया और आलू खराब हो गया तो लाखों लोग भूख से मर गए और भूखमरी में मर गए। तो सोच के देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं जो डेली बेसिक पे हम लोग वेस्ट कर देते हैं, अपने जरूरत को पूरा करने के बाद बर्बाद कर देते हैं, वो किसी का जिंदगी बदल सकता है। तो कभी भी ना पैसा बर्बाद करें ना समय बर्बाद करें, और मैं बोलूंगा कि खाना तो कतई बर्बाद ना करें, क्योंकि आप जितना खाना अपने बर्थडे पार्टी में, अपने शादी के समय या जिस समय आप बर्बाद कर देते हो, उससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। तो मेरा एक अनुरोध होगा आप लोगों से कि कभी आप लोग किसी भूखे को, किसी नंगे को अगर मिले हो तो कम से कम उनको उसकी जरूरतों को थोड़ा पुशअप करने का, और मैं बोलूंगा कि उसको थोड़ा मदद करने का आप जरूर ट्राई करो, और खाना को कभी बर्बाद ना करें मेरे रसगुल्लो। क्योंकि आप देख सकते हो ना, बस आलू का फसल बर्बाद हो गया तो लाखों लोग मर गए, और हमारे यहाँ पे तो हर दिन इतना चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो पूरा एक मैं बोल सकता हूं कि खाद्य पदार्थों के बारे में हम लोग पूरा जानकारी ले लिया। और एक टॉपिक में, ये जो टॉपिक है जो हमारा चल रहा है, मैं बोलूंगा कि आज से 50 साल पहले की जो जिंदगी हमारी थी, ये जो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर और आगे टॉपिक को हम लोग बढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में आपको बताना है। और जाते जाते मैं एक चीज बोलूंगा कि आप मांझी हो, याद है ना, दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा। उसने जब तक पहाड़ को तोड़ा नहीं ना मेरे रसगुल्लो, तब तक वो छोड़ा नहीं था पहाड़ को तोड़ना। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट को समझ में ना आए, जब तक आप एग्जाम को क्रैक ना कर लो, जब तक आप अपने पड़ोसी के सामने डीजे ना बजा लो,